चलो बच्चा, आज हम फिर और आगे का नीस पढ़ते हैं। अभी बड़ा लंबा चौड़ा सूत्र है। जैसे एग्जाम में टिड्ढाणे के आने की संभावना है, यदि उसने इधर से पूछा तो ये भी उसका एक हिस्सा हो सकता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। करना इसकी भी तैयारी। इस सूत्र में दो पद है बच्चा, एक तो कबरात तक पंचम्यंत पद है, उसके पश्चात वृत्त से लेकर के वेशेषु पर्यंत सप्तम्यंत पद है। इतनी जानकारी हो गई। अब सूत्रोच्चारण करते हैं, तो चलो बोलो। जानपद कुंड गोण स्थल भाज नाग काल मीन कुश कबराद वृत्त्या मत्रा वपन कृत्रिम श्राणा थौल्य वर्णानाच्छा विकार मेतुनेच्छा केश वेशेषु। ये जो बताए आपको कबरात तक, ये 11 प्रातिपदिक हैं। जानपद, कुंड, गोण 3, स्थल 4, भाज 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कबरात तक। ये 11 प्रातिपदिकों से जो नीश प्रत्यय होता है वो कुछ अर्थ विशेष में ही होता है। ठीक है, माने ये अर्थ होगा तभी ये नीस होगा, अन्यथा नीस न होगा स्त्रीत्व की विवक्षा में। अन्य कोई स्त्री प्रत्यय हो जाए, समझे? तो चल, इसलिए देखो वृत्ति में अर्थ भी वैसा ही किया गया है। एभ्य एकादशभ्य प्रातिपदिकेभ्य, इन 11 प्रातिपदिकों से कबरात तक जो है क्रमात माने क्रम से वृत्त्यादि अर्थों में नीस होता है। वृत्त्यादि अर्थों में क्रम से मतलब जानपद को जोड़ दो वृत्ति के साथ। वृत्ति है, अमत्र है, आवपन है, कृत्रिम है, इनको ऐसे अर्थ में जोड़ो। थोड़ा अर्थ कैसे करना, थोड़ा बुद्धिमानी पूर्वक। जानपद शब्द से नीस प्रत्यय होगा वृत्ति अर्थ में। वृत्ति माने जीविका अर्थ में। पहला अर्थ समझे? इसी तरीके से 11 अर्थ करने हैं। जानपद शब्द से नीस कब होता है? कुंड शब्द से नीस कब होता है? अमत्र अर्थ में। वृत्ति के बाद अमत्र अर्थ है, थोड़ा संधि विच्छेद करना होगा। वृत्ति प्लस अमत्र, उसके बाद आवपन है। तीसरा मैं बता दिया हूं। तीसरा शब्द इधर कौन है? गोण शब्द से नीस कब होता है? और स्थल शब्द से कृत्रिम अर्थ में, अकृत्रिम अर्थ में क्या होता है? नीस। भाज शब्द से नीस कब होता है? बहुत अच्छे। नाग शब्द से स्थौल्य अर्थ में नीस होता है। काल शब्द से वर्ण अर्थ में नीस होता है। नील शब्द से अनाच्छादन अर्थ में नीस होता है। कुश शब्द से अयोविकार अर्थ में नीस होता है। उसके बाद कौन है? कामुक शब्द से मैथुनेच्छा में नीस करना। और कवर शब्द से केस बेस, केसों का बेस मतलब इनका सजाना, विशेष इस अर्थ में क्या होता है। ऐसे अलग अलग अर्थ समझ लोगे ना। चल, अब इनके उदाहरण को क्रम से समझते हैं। ठीक है सौरभ? चल, तो अब देख उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण दिया जनपद शब्द से जानपदी। ये उदाहरण है बच्चा। जानपदी कब बनेगा? माने जनपद शब्द से नीस कब होगा? वृत्ति अर्थ में। ठीक है, इसलिए लिखा जा रहा है जानपदी वृत्तिश्चेत। वृत्ति अर्थ में, वृत्ति माने जीविका, जीविका अर्थ में बनेगा जानपदी, माने नीस होगा। जनपद शब्द से जानपदी, वृत्ति अर्थ है तब तो क्या बनेगा? जानपदी। और यदि वृत्ति अर्थ नहीं है तब जानपदी नहीं बनेगा। माने वृत्ति अर्थ है तब तो नीस होगा, जानपदी बनेगा। वृत्ति अर्थ नहीं है तो क्या होगा? अन्या तु जानपदी। अन्य अर्थ में तो जानपदी यही बनेगा। दोनों में अंतर कहे तो एक जैसा बन गया। कहीं वृत्ति अर्थ में जानपदी, वृत्ति से भिन्न अर्थ में भी जानपदी बनेगा। तो हुआ क्या यहां पर? और ये भिन्न अर्थ का मतलब क्या है ये बताओ। यहां पर हर जगह अर्थ ये तो दे दिया, लेकिन भिन्न अर्थ क्या है ये नहीं दिया। ये बात टीकाकारों ने दी हुई है। पहले तो जानपदी का अर्थ समझिए। जनैहि प्रपितामहादिभिः पद्यते माने गम्यते स देशः जनपदः। अपने प्रपितामह इत्यादि के द्वारा जो हमें प्राप्त देश होता है उसको बोलता है, उसे बोला जाता है जनपद। ठीक है, ये जनपद शब्द से नीस प्रत्यय वृत्ति अर्थ में हो जाएगा। माने यदि वृत्ति मतलब जीविका अर्थ है तो जानपदी। यदि जनपद से संबंधित अन्य कुछ है, स्त्रीलिंग से संबंधित, वो वृत्ति नहीं है,
वो जीव का अर्थ नहीं है, ठीक है ना। जनपद से संबंधित और कुछ है जो कि जीव का अर्थ नहीं है, लेकिन वो स्त्रीलिंग में है, ठीक है ना। तो फिर उसे बोला जाएगा जानपदी, उसको भी जानपदी बोला जाएगा। लेकिन बात यह है वहां ङीस नहीं है बल्कि वहां ङीप है। इसके लिए मूलकार ने लिखा कि ङीप है, कैसे जानेंगे, कहा कि उत्सादित्वात् अयं तत्वे, जब ये वाला जानपदी बनेगा भिन्न अर्थ में तो वहां पर टिड्ढाणे सूत्र से यहाँ ङीप हो गया है, यानी कि ये शब्द जो है जानपदी ये अयंत है, अय प्रत्यांत, अय प्रत्यांत होने से टिड्ढाणे से ङीप हो जाएगा। क्या अंतर क्या पड़ेगा, वैसे दिख तो एक ऐसा रहा है, ङीस करने पर भी जानपदी दिख रहा है और ङीप करने पर भी जानपदी दिख रहा है। क्या कि भेद केवल स्वर में पड़ेगा, क्या समझे। ङीप करोगे तो आद्य उदात्तः, ङीप करोगे तो क्या होगा, यही पंक्ति है ना, तो ङीपी आदि उदात्तः, आदि उदात्त स्वर होगा, तो इसमें आदि उदात्त स्वर ङीस वाले में नहीं होगा, ये अंतर पड़ेगा यहाँ, समझ गए। तो वृत्ति अर्थ में ङीस कर लेना और वृत्ति से भिन्न कुछ भी अर्थ हो, जनपद की स्त्री अथवा जनपद का स्त्रीलिंग में कुछ और वस्तु कोई, तब क्या करना, ङीप करना। पहला अर्थ समझ गए। अब झट से और अर्थों की तरफ भी चलो आगे बढ़ते हैं, ये 11 हैं ये पूरे। आगे लिखा कुंडी, कुंड शब्द से ङीस प्रत्यय करके रूप क्या बनेगा, यहाँ रूप बनाने में दिक्कत नहीं है तुम्हें, ये रूप तुम झट से बना लोगे कोई से भी। यहाँ पर बस ये समझना है किस अर्थ में ये बन रहे हैं, ये सूत्र इसी पर आधारित, ठीक है। तो बताओ, कुंड शब्द है, ङीस हो जाता है कुंडी, किस अर्थ में होता है, अमत्र क्या होता है बच्चा, अमत्र एक पात्र विशेष है, जो दही जमाया जाता था उसे है, दही जमाने का पात्र, उसे व्याख्याकार ने लिखा है अमत्र है, या कोई सा भी पात्र ले लो है, उसको भी अमत्र कह देते हैं। तो अब बताओ, कुंडी उस पात्र को कहा जाएगा, ठीक है। कुंडी कब बनेगा, पात्र होने पर, है ना। माने कुंड शब्द से ङीस कब होगा, तो कुंडी शब्द का अर्थ क्या हुआ, वो पात्र जिसमें दही वगैरह जमाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, उनको क्या कहेंगे, कुंडी कहेंगे, समझे। कुंडा अन्या, अन्य अर्थों में तो कुंडा बनेगा, मतलब वहां ङीस न होगा बल्कि टाप हो जाएगा। तो भैया अन्य अर्थ में क्या क्या अर्थ ले, उसमें कुंडा बनेगा, ठीक है। कि कुंड होता है, जानते हो हवन कुंड वाला, तो कुंडा का अर्थ है यहाँ पर दहनिया, बाल ब्रह्माकार ने लिखा है, कुंडा का अर्थ है दहनिया, मतलब दहन करने योग्य, उसे कहेंगे कुंडा अन्य अर्थ में, समझ गए। और भी ये कुंड शब्द है और अर्थों में भी आता है, उसके लिए कुछ आगे लिख रहे हैं। ये दो की कहानी अलग है जो बता दी, आगे लिख रहे हैं कुडी दाहे, एक दूसरा कुंड शब्द और भी बनता है, उसके भी कुछ अर्थ को और यही बता रहे हैं। कुडी दाहे नाम की एक धातु है, इससे गुरुश्च हल से अप्रत्यय कर देना, इस सूत्र से इति अप्रत्यय, अ नाम का प्रत्यय हो जाएगा। कुडी धातु है, जो भी धातु इदित है उनसे नुम हो जाता है, तो कुडी धातु से नुम होगा तो कुंड, कुंड शब्द तुम्हारा बन जाएगा इस धातु से, ठीक है। ऐसे बन गया। तो ऐसे करके इन्होंने कुंडा अन्या के विषय में बताया। आगे लिख रहे हैं एक कुंड शब्द और प्रयुक्त होता है, ठीक है। फिर से ध्यान दो, यहां से इस कुंडी का अर्थ क्या है, एक पात्र विशेष जिसमें दही वगैरह जमाए जाते हैं, तब वो कुंडी बनेगा। और यदि वो हवन कुंड वाला कुंड है ना, और स्त्रीत्व अर्थ है, जैसे दहनीय ये अर्थ है, तो उसके लिए कुंडा बोला जाएगा, ठीक है। चलो, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में। और एक कुंड शब्द और भी फेमस है धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र में बच्चा एक कुंड शब्द बताया है, अमृते जारजः कुंडः, अमृते जारजः कुंडः और मृते भर्तरी गोलकः, ये दो शब्द समझो। धर्मशास्त्र में कुंड शब्द की एक अर्थ और मिलता है, यदि किसी स्त्री से, माने कोई स्त्री और उसके पति के रहते हुए उस स्त्री में किसी अन्य से उत्पादित यदि संतान है तो उसे बोला जाता है कुंड, उसका भी नाम कुंड है। ध्यान से सुनो, फिर कंडीशन दो प्रकार की हो सकती है। वो किसी अन्य की स्त्री है लेकिन वो पुत्र उसके पति से उत्पादित नहीं है, उसका पति जीवित है लेकिन पुत्र किसी और से अन्य की संतान है, अन्य से उत्पादित है,
फर्स्ट कंडीशन पति के जीवित रहते हुए की कंडीशन है। पति के मर जाने के बाद दूसरी कंडीशन के तब वहां पर किसी अन्य से उत्पादित, पति के जीवित रहते और पति के मरने पर, पति के जीवित रहते अन्य से उत्पादित है यदि पुत्र, तो लिखा है अमृते, अमृते जारजह। अमृत माने के नहीं मरे होने पर, माने जीवित रहने पर, जारह अन्य यार से उत्पन्न है ना, उसको जार शब्द संस्कृत का है, संस्कृत से हिंदी में वो यार अपभ्रंश होकर के आ गया है, अतः इस शब्द का संस्कृतज्ञ लोग प्रयोग नहीं करते हैं। आजकल यार तो मित्र के लिए प्रयोग होने लग गया है, लेकिन वो नहीं है। जार शब्द होता था कि जो जार से उत्पन्न, जार माने जार किसे कहते थे, पति के उत्पन्न, वो पति के होते हुए भी अन्य कोई प्रेमी है उसका, तो वो जार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जार। और जो जार से उत्पन्न होगा वो जारजह, जैसे पंके जाता है थी पंकजह होता है ना, हाँ, पंख से उत्पन्न मतलब कमल है, वो पंख से उत्पन्न है, ऐसी जार से उत्पन्न क्या बोला जाए, कहता है जारजह। और बड़ा अद्भुत बात है, ये जार्ज नाम का जो शब्द है ये अंग्रेजों के यहाँ बड़ा प्रयोग होता है। जार्ज पंचम नाम के एक व्यक्ति आए थे, वहां पर बहुत जार्ज लोग हैं, देखे ना, उन जॉर्ज वगैरह बोलते हैं, वो सब यही है, क्योंकि विदेशों की ये परंपरा बहुत नॉर्मल है, उन्हें जार्ज क्यों बोला जाता है तुम ये समझ सकते हो। यहाँ पर पुत्र के 12 भेद किए हैं बच्चा, मैं 2 भेद बता रहा हूं, एक तुम जानते ही हो, औरस पुत्र जो विशुद्ध पुत्र है ना, थोड़ा स्मृति धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो ये जानोगे। तो ध्यान दो, पति के अमृते माने जीवित रहते हुए जो जार से उत्पन्न पुत्र है, उस पुत्र की संज्ञा क्या है? कुंड। कुंड समझ गए? और जो पति के मर जाने पर जार से उत्पन्न पुत्र है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है गोलक। ये शास्त्र का सीधा वचन उठा के रख दिया है भट्टो जी दीक्षित जी ने, ठीक है, ये पाराशर स्मृति में भी है, मनुस्मृति में, बहुत स्मृतियों में ये वचन है, और वो यही है, अमृते जारजह कुंडः अमृते भर्तरी गोलकः। भर्ता के मर जाने के बाद उसे गोलक संज्ञा होती है ना, गोलक को तो जाने दो, हमें तो कुंड से काम है, क्योंकि सूत्र में वो शब्द पढ़ा गया है, ठीक है। तो कुंड शब्द समझ गए, इस कुंड शब्द का अर्थ क्या है? माने ऐसा पुत्र जो किसी अन्य से उत्पादित है और पति के जीवित रहते हुए उत्पादित। कंडीशन पूरी फिक्स समझ में आ गई ना? ऐसा मनुष्य जातिवाची शब्द है कोई, ठीक है, और उससे जाति लक्षण नीस हो ही जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अब ये वाला तो कुंडी प्रयोग होता है अमत्र अर्थ में, मतलब पात्र या बनेगे बर्तन अर्थ होता, और ये है कुंड। कुंड माने ऐसा पुत्र उससे उत्पन्न है, ठीक है। अब इसी की स्त्री है, मतलब यदि वो उत्पन्न हुई लड़की है, पुत्र है तो कुंड, यदि उत्पन्न हुई पुत्री है तो वहां क्या बनेगा कि वहां पर कुंडी बनेगा, उसका भी रूप कुंडी बनेगा। तब वहां पर क्या होगा? मनुष्य जाति वाचिनः, जाति लक्षण नीस हो जाएगा। माने एक सूत्र आगे आ रहा है, जाते रस्त्री विषयादयोपधात। इस सूत्र के द्वारा जाति लक्षण नीस भवत्येव, जाति लक्षण नीस वहां हो ही जाता है, माने तब भी रूप क्या बनता है? ये रूप बनता है। माने कुंडी दो अर्थों में बन सकता है अलग अलग, इस अर्थ में भी नीस है और इस अर्थ में भी नीस है, बस अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन इसकी भी कंडीशन हो सकती है कुंडी, ये दीक्षित जी बताना चाहते हैं। मूल उदाहरण तो तुम्हारा यही है, कुंडी अमत्रम चेत कुंडा अन्या। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिख रहे हैं। अच्छा, आगे एक बात और, एक और रह गई है, अमत्रे ही स्त्री विषयत्व अप्राप्तो हीस विधीयते। अमत्र अर्थ में माने पात्र अर्थ में स्त्री विषयत्वाद अप्राप्तो, स्त्री विषय की अप्राप्ति होने से नीस का विधान किया जा रहा है पात्र अर्थ में, न तो नियम्यते, वहां नियमन नहीं किया जा रहा है ना, यानी कि वहां तो विधान मात्र किया जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि दूसरे अर्थ में नियमन किया जाता है नीस प्रत्यय का, यानी कि इस अर्थ में तो, अमत्र अर्थ में तो नीस का विधान है, न कि नियम। नियम कब होता है? जब कोई सिद्ध हो पहले से, उसी चीज को द्वारा विधान किया जाता है तो नियम उसे नियम कहते हैं। और भट्टो जी दीक्षित जी कह रहे हैं कि अमत्र अर्थ में तो नीस किसी से सिद्ध है नहीं, इसलिए उस अर्थ में, कुंडी अर्थ में तो ये विधान किया जा रहा है, ठीक है।
हाँ, न तो नियम्यते, नियमन नहीं किया जा रहा है कुंडी अर्थ में। चलिए इसके बाद अब तुम आ जाओ गौण शब्द पर। तीसरा शब्द क्या है? हाँ, कहा कि गौण शब्द से भी नीस हो जाता है। कब? क्या अर्थ हो? का ये आवपन क्या होता है भाई? तो अर्थ दिया है इन्होंने कि बोरा या बोरी अर्थ होता है आवपन माने। तो माने कि गौण शब्द से गोणी कब बनेगा? जब आवपन अर्थ हो। ठीक है, गौण से क्या बन जाता है? आवपन होने पर तो गोणी बना लेना। गोणी माने देखो एक बोरी शब्द प्रयोग होता है, वो गोणी से मिलता है। गौण शब्द से गोणी मतलब बोरी, तब तो बन जाएगा गोणी। और जब ये अर्थ नहीं है तो गोणा अन्य, अन्य अर्थ में क्या बनेगा? तो किस अर्थ में? अरे अन्य, इसका कुछ दिया है क्या? ये दिया इन्होंने अर्थ आमंत्रण करने वाली स्त्री। ठीक है, देख लेना टीकाओं में अन्य का क्या अर्थ है। चल आगे बढ़ते हैं। स्थली, तीसरा शब्द क्या आया है? स्थल। स्थल शब्द से नीश होता है। कदा भवति, आगे बोलो ना अर्थ। अकृत्रिम अर्थ में। यदि कोई चीज अकृत्रिम है तभी होगा। जैसे स्थली अकृत्रिमा, अकृत्रिम है तो स्थली बनेगा, अन्यथा स्थला बनेगा। देखो अंतर क्या है दोनों में, स्थली और स्थला। स्थली किसे कहेंगे? जो अकृत्रिम है। अकृत्रिम को समझने से पहले तुम्हें कृत्रिम समझना पड़ेगा। कृत्रिम माने बोलो, यस, कोई चीज बनाई गई है ना, कोई चीज बनाई जाती है उसे बोला जाता है कृत्रिम। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं कृत्रिम अकृत्रिम के, तुम समझ जाओ। ये अपना बिल्डिंग है, कैंपस है, ये कृत्रिम है या अकृत्रिम? कृत्रिम है। समझे क्यों? ये अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड जो तुम इधर देख रहे हो, ये कृत्रिम है या अकृत्रिम? कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब हम आप जैसे मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाए। ठीक है, ये जो गंगा जी देख रहे हो, ये कृत्रिम है या अकृत्रिम? ये जो पर्वत देख रहे हो तुम हिमालय का, ये कृत्रिम है या अकृत्रिम? दोनों में अंतर समझे। अब यहां आ जाओ वर्तमान में। स्थली माने स्थल शब्द से नीस तभी होगा जब वो चीज अकृत्रिम हो। इसलिए देखो हम बद्रीनाथ में क्या जाए, क्या कहते हैं? अरे वो तो तपस्थली है। क्या कहते हैं? माने तपस्थला नहीं कहते। ऐसा कहने से उसमें कृत्रिमता आएगी, माने वो बनाई गई होगी। 8-10 विद्वान ब्राह्मण बैठ गए होंगे, थोड़ा जाप कर दिया होगा मृत्युंजय और गायत्री का, तो वो बना दी। लेकिन ये नहीं, स्थली का मतलब वो तुमने नहीं बनाई है, कोई ईश्वर आदि के द्वारा है पहले से ही। समझे ना? उसमें तुम मनुष्य लोगों का कोई विनियोग नहीं है। अंतर समझे दोनों में? तो उसे तो बोलेंगे स्थली। यदि वो अकृत्रिमा है तो नीस होगा, अन्यथा स्थला बनेगा। यदि वो बनावटी चीज हुई कोई, है ना, जैसे नया, जैसे साईं बाबा का मंदिर बना है ना तो ये तो हम तुम जैसे लोगों ने बना दिया ना, बाबा रामपाल का मंदिर बना दिया। ये सब जो है वो सब स्थला के अंतर। ऐसी जगह को स्थला बोला जाएगा, न कि स्थली। क्या समझे? चल आगे बढ़ा। अब भैया भाजी, ये भाज शब्द आया है तो भाज से भाजी बनेगा। अब मुझे सागर जी बताएंगे भाजी किसे कहते हैं। बोलो बोलो, बोल दो फटाफट है। जल्दी बता। अरे अरे पाव को हटाओ। सब्जी, कैसी सब्जी को भाजी बोलते हैं वो देखना। श्राणा, श्राणा का मतलब यदि पकी हुई है तो भाजी। लोक में देखना, आजकल लोक व्यवहार में तो क्या कर रहा है, भाजी तो वैसी को भी कह देते हैं वो लोग। सब्जी मंडी की जो वैसी हर किसी को भाजी कहते हैं। नहीं, अब इन प्रयोगों को देख लीजिए व्याकरण में। भाजी श्राणा चेत, यदि पकी पकाई है तो भाजी। भाजा अन्य, अन्य अर्थ में तो वो जो है भाजा बनेगा। ये तितली को निकाल दे रहे थोड़ा सा, ये खोल के है, खोल दे, वो निकल जाएगी। चल इधर इधर ध्यान दे। अब भाजा अन्य, अन्य अर्थ में क्या बन जाएगा? भाजा। भाजा का मतलब जो पकी नहीं है, ओनली ऑन सब्जी है, तब हम उसे भाजा कहें, ना कि भाजी। लेकिन यहां ऐसा उल्टा कहते हैं हमेशा। ठीक है, चल खाली बच्चा ध्यान दे इधर। तो भाजी भाजा समझ गए, पकी पकाई को भाजी, और जो वैसे ही नॉर्मल वे में है उसे भाजा। चल आगे बढ़ जा। नागी स्थूला चेत, देखो नाग शब्द है बच्चा एक, इन्होंने दिया नाग। क्या नाग शब्द से नीश होगा कब?
आभपन अर्थ में, नहीं नहीं, स्थौल्य, इधर आ जाओ, वो तो पूरे हो गए उधर के अर्थ। स्थौल्य अर्थ में क्या बनेगा? नाग शब्द से ङीस होकर के नागी बनेगा। भैया इसका अर्थ क्या है? नाग शब्द के दो अर्थ हैं, ध्यान देना। नाग माने एक तो ये वाला जो तुम जानते हो दूसरा नाग शब्द का अर्थ होता है हाथी। हाथी को भी नाग कहते हैं, जानते हो कि नहीं? तो कोई बच्चा जानता था कि नहीं पहले? हाँ, गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उन्हें नागाननाय कहा गया है, तो उनका कोई इसकी तरह मुख थोड़ी ना है, उनका तो नाग अर्थात हाथी की तरह मुख है बच्चा अनीस। अब देखो, अब सबसे पहला वाला अर्थ ले लो कि यदि कोई स्त्री मोटी है। देखो, नागी का मतलब ये नहीं है, हथिनी अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। नागी का मतलब है इस जैसे हाथी अथवा हथिनी मोटे होते हैं वैसे ही मोटापे से युक्त स्त्री, उसको क्या बोला जाएगा? तो नागी स्थूला चेत, स्थूल है तो क्या बोला जाएगा? नागी। और स्थूल नहीं है तो नागा बोल सकते हो, पहला। अब देखिए यहां पर बच्चा कह रहे हैं गजवाची नाग शब्द, समझ गए? गजवाची नाग शब्द स्थौल्य गुण योगात, स्थौल्य गुण योग के कारण, मतलब उस पे स्त्री पे स्थूलता है, स्थौल्य गुण है ना, इसके कारण से अन्यत्र प्रयुक्त उदाहरणम, इसलिए इस अर्थ में ये उदाहरण प्रयुक्त हुआ है। तो स्थूल अर्थ में तो क्या बनेगा? नागी। अच्छा, तो दूसरा अर्थ इसका एक सर्प भी तो होता है, सर्प अर्थ। तो सर्प तो स्थूल नहीं होता, तो तब क्या क्या बनेगा? मतलब नागा अन्य का है, वो क्या बनेगा? अरे सर्पवाची तु दैर्घ गुण योगात अन्यत्र प्रयुक्त प्रत्युदाहरणम। और सर्पवाची जो शब्द है, ठीक है, सर्पवाची जो नाग शब्द है वो तो दैर्घ्य गुण योगात, सर्प तो लंबा होता है, मोटा नहीं होता। देखो अजगर एक से कितने लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, और भी सर्प देखो 8-10 फुट के ही होते हैं सब प्रायः। तो सर्पवाची यदि है नाग शब्द, उसका स्त्रीलिंग में बनाना चाहते हो कब? दैर्घ्य गुण योगात, मतलब कोई स्त्री बहुत लंबी है, ध्यान देना, कोई स्त्री यदि लंबी है तो उसको आप बोल सकते हो नागा, क्योंकि प्रयुक्त प्रत्युदाहरण, प्रत्युदाहरण नागा है। अरे यत्र ङीस अस्ति तद उदाहरणम यथा नागी, यत्र ङीस नास्ति तद प्रत्युदाहरणम अस्ति, ठीक है। तो नागी, वो नागा किसे बोला जाएगा? लंबी स्त्री को। ये शास्त्र के उदाहरण समझ लेना। और नागा तो वैसे साधुओं को बोलते हैं, ऐसे जो नंगे रहते हैं, वो अर्थ यहां विपरीत नहीं है, समझे? क्या विपरीत है जान गए? नागी कैसी स्त्री को बोलेंगे? जो कि स्थौल्य गुण के योग के कारण है। और सर्पवाची जो है वो दैर्घ्य गुण योग है, क्योंकि कारण क्या है? आपके सूत्र में जो नाग शब्द से स्थौल्य अर्थ में ही ङीस के लिए कहा गया है। अब तो तुम नागी बनाओगे, अन्यथा तुम नागा बनाना। नागा माने ऐसी स्त्री जो लंबी है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया काली वर्णश्चेत, काल शब्द से, काल शब्द आया इसमें, अब आ गया ये रहा काल। तूने तो सूत्र याद कर लिया है ना? तू याद तो कर रहा था, कई एक सप्ताह पहले तेरे मुख से मैंने सुना था, तब याद कर लेना इस सूत्र को, ठीक है? नवीन थक गया बेचारा पढ़ते पढ़ते, है? सुन ले, सूत्र थोड़ा लंबा है पर है सरल, कुछ नहीं, आनंद पूर्वक आप लोग पढ़ लोगे इसे। तो सुन भाई, तो काली वर्णश्चेत, यदि वर्णवाचक है तो बनेगा काली, ठीक है। और काला अन्या, काली का मतलब क्या होगा रे? काले वर्ण की स्त्री, है ना? वर्ण है तो काली, तो अन्यथा माने किसी का नाम रख दिया जाए ऐसे ही, वो काली नहीं है, वैसे ही नाम रख दिया जाए तो वो काला हो जाएगा। पर ये स्त्री के लिए प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है, पुंस्त के लिए नहीं हो रहे, ध्यान रखना है। लिखा है ना? हाँ, क्रौर्य आदि गुणों से युक्त स्त्री, सही कह रहे हो। और जैसी कोई स्त्री यदि काली है, जैसे महाकाली वगैरह, उसको भी काली कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण वर्ष से युक्त स्त्री हो गई ना वो, है ना? और काला जब कहेंगे केवल उसका नाम है वैसा, वो है नहीं वैसी, है ना, ब्लैक कलर की नहीं है, तो उसे काला कह सकते हैं। चलो अब देखो, वर्णों पर तुम्हें बहुत हंसना नहीं चाहिए, ना तो स्त्रियों के पुरुषों के। अभी मैं एक देख रहा था, एक बहुत ही ज्यादा काली, जाने दक्षिण अफ्रीका की, जाने कहाँ की है, उसको भी एक ब्यूटी का कुछ पुरस्कार मिला हुआ था। स्टेटस में हम डालते हैं प्राय ऐसे जो है। ठीक है, चल आगे। अब भैया ये नील को देख ले यार, ये नील शब्द से ध्यान देना, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, नील शब्द से किस अर्थ में ङीश होता है? बोल।
अरे वर्ण के बाद अगला क्या है? अनाच्छादन। ये याद रखना कि कौन से किस में हो रहा है, तो अनाच्छादन। और तुम इसे याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है? ऊपर से 11 को लिख लो और नीचे के वो 11 उनके नीचे लिख दो, तो तुम मिलान कर लोगे, याद भी हो जाएगा तुम्हें। तो भैया अनाच्छादन क्या होता है रे? नीली अनाच्छादनम चेत, मतलब आच्छादन माने ढकना या ओढ़ना, अनाच्छादन माने जहां ढकना या ओढ़ना अर्थ नहीं हो, आच्छादन से भिन्न अनाच्छादन। तो ढकना अथवा ओढ़ने अर्थ से भिन्न में नीली बनता है। ठीक है, तो चलो देख लो, नीली अनाच्छादनम चेत, अन्यथा क्या बनेगा? नीला। तो नीली का यहां किसी ने रूप दिया नील्या रक्ता साटी इत्यर्थ। नील्या का मतलब क्या है? हाँ, अनाच्छादन अर्थ में, सही बात है। अनाच्छादन तो वही है जहां ढकना उड़ना अर्थ नहीं है, उसको कोई नील गाय को कैसे करेगा वो, तो इसलिए वो तो ठीक है। और नीला अन्य, अन्य अर्थ में क्या बनता है? हाँ, औषध और प्राणिनी अर्थ में कह रहे हैं, ये बनेगा। तो नील्या, नील्या रक्ता, नील्या रक्ता का मतलब क्या है? जो नीली से रंगी गई हो। नीली एक औषधि होती है रे, उन्होंने टीकाकार ने लिखा है नीली औषधि कौन सी होती है, तुम तो ये तो कभी नहीं खाई। जो नील होती है ना, पहले नील लगाते थे कपड़ों में, व्हाइट कपड़ों में, उसे थोड़ा नील में आ जाती थी, वो वस्तुतः नील नाम की औषधि है। वो पेड़, उसका एक पेड़ होता है, नील की खेती करवाते थे पहले अंग्रेज लोग, और तुम इतिहास पढ़ते होगे, वो करवाते थे कि इनकी भूमि बंजर हो जाएगी, भूमि में कुछ पैदा नहीं होता है फिर नील के बाद। एक बार नील की खेती कर दी, 12 वर्ष तक खेत खराब हो जाता है, इसलिए नीली पहनना वर्जित है शास्त्रों में। इसलिए जो है ब्राह्मण नील वस्त्र, नील से रंग करके नहीं पहनता, उसके लिए निषेध किया गया है धर्मशास्त्रों। तो नील्या रक्ता, रक्ता का मतलब रेड मत लेना, रक्त माने रंगी हुई, है ना। तो नील से जो रंगी हुई साटी, वो उसको बोला जाएगा नीला। ठीक है, कुछ वार्तिक और दिए कि नील्या अन वक्तव्य, नील शब्द से अन होता है। तो अनाच्छादने पी न सर्वत्र, और सर्वत्र अनाच्छादन में नहीं होता है, किंतु नीलात औषधौ, नील शब्द से औषधि अर्थ में होगा, तब नीली बन जाएगा। और प्राणिनी च, प्राणिनी अर्थ में भी होता है, तो नीली बन जाएगा, इस नीली का अर्थ होगा गौ। और वार्तिकम संज्ञायाम वा, यदि किसी का नाम है, ठीक है, यदि किसी का, देखो औषधि अर्थ में नीली, प्राणिनी अर्थ में नीली, ये रूप, और किसी का संज्ञा माने यदि किसी का नाम है, तो फिर वहां पर नीली भी बनेगा और नीला भी बनेगा, तब दोनों बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो फाइनली इसको जान लो, नील के पूरी बात को एक साथ। यदि अनाच्छादन अर्थ है तो नीली बनेगा। ये नीली किस किस अर्थ में बनेगा? प्राणिनी, जिसे तुम नील गाय कह रहे थे, प्राणिनी और औषधि अर्थ में भी बन जाएगा, है ना। और नीला ये रंगी हुई है, नील्या रक्ता साटी, उस अर्थ में भी बन जाएगा। और प्लस संज्ञायाम बा, संज्ञा अर्थ में भी आपका नीली और नीला बन सकते हैं। तो यहां पर नीली और नीला को लेकर के कुछ अर्थ का विस्तार किया। इसके बाद है कुश शब्द। कुश शब्द से भी नीच होता है, किस अर्थ में? अयो विकार। उस शब्द से किस में होता है? तो कुश से कुशी बनेगा, कब? जब अयो विकार माने जब कुछ लोहे का विकार है, उस अर्थ में। तो कुशी क्या है? लोहे की बनी हुई जो फाल होती है, जो हल में लगाई जाती है ना लोहे की, वो उसको बोला जाता है कुशी। तो कुशी कब बनेगा? अयो विकार है, अयो विकार नहीं है। तो कुश शब्द से टापई होता है कुशा, जो तुम जानते हो, कुशा एक औषधि, वो दूरवा टाइप की सी औषधि, तो आप कुशा बनाइएगा उस अर्थ में। ठीक है, चलो। और सेकंड लास्ट शब्द मूल में आया है कामुक शब्द। कामुक शब्द से नीश होता है कब? मैथुनेच्छा अर्थ में। यदि मैथुनेच्छा अर्थ है तो कामुकी बनेगा। कामुकी अर्थात मैथुनेच्छा वाली स्त्री, कामुकी। कामुकी कब बन रहा है? मैथुनेच्छा वाली स्त्री के लिए कामुकी। अन्यत्र कामुका, और दूसरे अन्यत्र माने यदि कामेच्छा नहीं है, वो मैथुनेच्छा नहीं है, अब क्या बन जाएगा? कामुका का अर्थ क्या होगा रे फिर? बस अभिलाषा करने वाली स्त्री, कामना करने वाली स्त्री, मैथुन की नहीं, अन्य किसी की भी, तो उसको केवल कामुका बोला जाएगा। दोनों में अंतर समझे? तो कामुकी और कामुका। और कबरी, कबर शब्द से नीस किस अर्थ में बताया था ऊपर? है केस वेश अर्थ में। तो कबरी केसानाम सन्निवेशश्चेत, केशों का अच्छा सन्निवेश है, मतलब अच्छे से केसेस उसने बनाए हैं, बढ़िया से जुल्फे डाल करके, है उन्हें क्या है, गोल गोल करके, क्या कहते हैं उनको, हाँ जो भी हो, तो उसे बोला जाएगा कबरी। ठीक है, और नहीं तो टाप होगा,
कबरा अन्या, अन्या मतलब रे चित कबरे वालों वाली, तो उसे कबरा बोला जाएगा। अच्छे केस वेस बनाए हैं तभी क्या बोला जाएगा। तो बच्चा आज यहीं तक रखते